आज हम अध्ययन कर रहे हैं मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि और युग के शिशु के रूप में उसको जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियाँ, घटनाओं, प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता ही है। वह अपने देश और काल के रंग से रंगा हुआ होता है, परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इस कारण यह है कि इसका मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप बहुत ही अधिक पड़ी थी और सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक तथा विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया। राजनीतिक व सामाजिक दोषों को उसने देखा, अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। मैकियावेली ने अपने युग का रंग कुछ विशेष रूप से चढ़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें यह श्रेय दिया जाता है। और मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, इस कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक जो है वह प्रभावित उसे होते हैं। उसे छोड़कर शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक विचारक हुआ होगा जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थितियों के आधार पर किया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह विभिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी अलग होते। और यह भी सच है, यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में यह स्थान प्राप्त नहीं होता। प्लेटो, अरस्तु, जितने भी काल के जो शिशु थे, वे सब अपने अपने काल के शिशु रहे हैं। उनका ध्यान भी अपने युग की समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ। वे भी किसी न किसी रूप में अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित हुए, लेकिन मैकियावेली इन सब बातों में उनसे बहुत ज़्यादा अब आगे है। वह न केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से विशेषतः प्रभावित हुआ, बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को भी स्पष्ट किया, है ना। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसके जो दोष थे उनको स्पष्ट किया और साथ साथ उसने समाधान भी प्रस्तुत किए। उसके प्रत्येक विचार और सिद्धांत में हमें इटली के तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसकी झलक देखने को मिलती हैं। मैकियावेली ने जो रचनाएं लिखी थी उसमें द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये समकालीन परिस्थितियों की जो है परिचय देती हैं। प्रोफेसर डंगिंग ने लिखा है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। सेबाइन ने भी लिखा है इसके बारे में कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था, उतना अधिक कोई भी नहीं जानता था। वह अपने समय की घटनाओं का कुशाग्र बुद्धि से उसने विश्लेषण किया, है ना। इसीलिए मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु माना जाता है। अब ऐसे कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, तो हम एक के बाद एक उन तत्वों का वर्णन करेंगे जिससे वो अपने युग का शिशु कहलाया या फिर वो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहलाया। ऐसे कौन से कारण थे? पहला कारण है पुनर्जागरण आंदोलन। मैकियावेली का जो जन्म था, आप ये देखिए, ज्ञान और बुद्धि के उस पुनर्वोदय के काल में हुआ था और उसकी रचनाओं में भी पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण के आंदोलन का प्रमुख केंद्र था और इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप ही साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति व विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान तथा रोम के जो प्राचीन आदर्श थे उसमें लोगों की आस्था बढ़ रही थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी तथा राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद, इनके जो प्रभाव थे वो समाप्त हो रहे थे। तो पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता से लोगों का विश्वास उठ गया था और उनका विश्वास किस पे आ गया था? बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता पर। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से उदार और वैज्ञानिक बन रहा था और परलोक चिंतन के स्थान पर वो इहलोक मतलब वर्तमान की चिंतन की बात कर रहे थे। और इस काल में व्यापार और छापा खाने की कला तथा यातायात के साधन के विकास, है ना, नई नई चेतना, ये सब कुछ चीज़ हो रही थी जिसने स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया। तो इस तरह पुनर्जागरण आंदोलन जो था उसकी विशेषता क्या थी कि वह मध्य युग के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति के उद्देश्य से प्रेरित था। फ्लोरेंसवासी होने के कारण मैकियावेली पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ा और उसने उससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। और ऐसे विचार जो सिर्फ नए ही नहीं थे वरन चौंकाने वाले थे, एक नई दिशा दिखाने वाले थे, है ना। जैसा कि जॉन्स ने कहा है कि उसकी कृतियों में उसके युग की वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं
व्यक्ति का महत्व और उसका सौंदर्य, बौद्धिक, तर्कवाद, सांसारिक मर्यादा का निरूपण, है ना, उद्गमात्मक पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना, नेतृत्व तथा पारलौकिक के स्थान पर इस लोक के उद्देश्यों की उपलब्धि और औचित्य के सारे तथ्य उसमें थे, जिसका समर्थन मैकियावेली ने अपने विचारों में भी किया और अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। और ये सारे सिद्धांत पुनर्जागरण युग की देन है। अतः उसे अपने युग का शिशु तो माना ही जाएगा और उसके राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए उनमें पुनर्जागरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। दूसरा जो उसको युग के शिशु के रूप में और पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं वो है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। देखिए, पुनर्जागरण काल में बहुत भारी परिवर्तन हुए और उस समय मैकियावेली का जो आविर्भाव हुआ तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था, है ना, और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उसकी प्रतिनिधिमूलक जो संस्थाएं थी उनका दमन करके निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर दी। शक्तिशाली राज्यों ने अपने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर दी, सामंतों के शासनों को छीन लिया, है ना, और पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी राज्यों के सामंतों के शासन छीनकर राजाओं ने अपने हाथों में ले लिए। और यह युग राज्य और चर्च दोनों में वीर पुरुषों की निरंकुशता का युग था। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। और ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली व समृद्धिशाली होते जा रहे थे। तो वास्तव में युग किसका युग था? एक तरह से सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावेली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित करे, सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसकी यह भी आकांक्षा थी कि इटली में भी ऐसे राजा जिसको प्रिंस, जो उसकी पुस्तक का नाम भी था, का उदय हो जो संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि राजतंत्रों की पुनर्स्थापना की घटनाओं का मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में भी इनकी अभिव्यक्ति दी है। अगला पॉइंट जो उसका प्रभाव है वो क्या है? इटली का राजनीतिक विभाजन और उस समय उस इटली की दुर्दशा। देखिए, इस समय तक जहां पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे पूर्ण हो चुकी थी और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं को मतलब इनके अंदर एक एकता की भावना आ गई थी। वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली के जो 5 राज्य थे, कौन कौन से? नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस का गणराज्य, ये आपस में संघर्ष कर रहे थे, है ना, संघर्षरत थे और पोप उनके संघर्षों से लाभ उठाने का प्रयत्न करते थे। वे कभी फ्रांस व कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। इटली के इस राजनीतिक विभाजन और राज्यों के संघर्ष ने जो है देश को कमज़ोर बना दिया था। वह आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगे थे, है ना, पड़ोसी उस पर हमला करने लगे थे। फ्रांस और स्पेन की आंखें तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी रहती थी कब मौका मिले और कब इन्हें डस लिया जाए। लेकिन मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था और इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। अतः फ्रांस की भांति एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण वो करना चाहता था ताकि एक तरफ तो देश में अराजक व अशांति जो थी उसको काबू में लिया जा सके और दूसरी ओर जो विदेशी आक्रमण थे उनसे देश की रक्षा की जा सके। इसी उद्देश्य से उसने अपनी पुस्तक प्रिंस की भी रचना की। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट किया और कहा कि वह इटली का एकीकरण करे। उसने लियानो को कहा कि इसका एकीकरण करे जो वहाँ का राजा था। मूसा की भांति उसे विदेशी बर्बरों की विदाशा से मुक्त करे, किंतु उसकी इच्छा 350 वर्ष बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काउर और गैरीबाल्डी ने पूरी की। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध, विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियां तथा इटली के एकीकरण से की इच्छा से ओतप्रोत मानी जाती है। फिर आप ये देखिए इटालियन समाज की दुर्दशा। उस समय कैसी दुर्दशा थी कि मैकियावेली के समय इटालियन समाज बहुत ही शोचनीय था। इटली के जो निवासी थे वो नीतिपरायणता, ईमानदारी, देशभक्ति ये तो भूल ही चुके थे। भ्रष्टाचार, दलबंदी और स्वार्थपरता ने उनके अंदर घर कर लिया था। उसका बोलबाला था। यद्यपि बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उसका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का जो चरित्र था वह अपवित्र हो गया था, वह सीमाएं लांघने लगा था। साधारण नागरिक पैसा लेकर ही मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल चुका था। इस तरह मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता साकार रूप ग्रहण की हुई थी। इस सामाजिक दुर्दशा का उसके मानस पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा और देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बना और उसने राष्ट्रीय सेना की स्थापना की आवश्यक बताया। उसने गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटली वासियों के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की। उसने व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और संगठित करना है
अपने इस महान और पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजा उचित और अनुचित किसी प्रकार का भी साधन अपनाए, लेकिन अपने देश को संगठित करे। उसने अपने युग की सामाजिक दुर्दशा पर काबू पाने के लिए राज्य के महत्व को का आधार भौतिक शक्ति एवं छल कपट दोनों को समझा। इस बात पर बल दिया कि शासक जनता पर प्रेम की अपेक्षा शक्ति से शासन करे, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इटली की सोचनीय अवस्था को देखकर और ज्ञान के पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभावित होकर मैकियावेली ने इटली के एकीकरण एवं स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का सपना देखा और इस सपने को प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित करने के लिए बुद्धि और बल के उपयोग को उसने जरूरी माना। उसके विचारों में हम देखते हैं धर्म और नैतिकता के बारे में, कि धर्म और नैतिकता के बारे में भी उसने बहुत अच्छी बात कही है। 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जो जीवन कुकर्मों ने लोगों के हृदय के में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा को समाप्त कर देती। जब पोप इस तरह सता चरित्रहीन, तो लोगों के मन में इसके प्रति विश्वास उठ गया। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली कहते हैं कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया। उसकी स्थिति में सेवा नोराला जैसे संत ने चर्च में सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव भी पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवा नोराला को बंदी बना लिया गया और उसे जीवित जला दिया गया। आप देखिए, राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी। साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। मैकियावेली पर अपने युग की इन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर भी रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की ये विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि उस समय ऐसा चल रहा था, है ना। क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। जो राजा थे वो धर्म और नैतिकता और कुछ भी नहीं, वो धर्म और नैतिकता के नाम पर मतलब अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। इसलिए उसने कहा कि अगर राज्य की भलाई के लिए धर्म और नैतिकता को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। बाद में वो कहते हैं कि मानव संबंधी उनकी धारणा, कि मैकियावेली ने अपने समय में इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और जो साधारण नागरिक है सबको भ्रष्टाचार में लिप्त देखा था। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी थी। मानव स्वभाव संबंधी उसका जो विश्लेषण है वो उसके समस्त जो राजनीतिक दर्शन है उसका केंद्र बिंदु है। वह कहता है कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है, न ही नैतिक प्राणी है, वह तो एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति भी उसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि मैकियावेली का जो चिंतन है उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था, है ना। इसलिए डनिंग उसे उस युग का शिशु कहते हैं, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। फिर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली ने अपने समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुछ सिद्धांत पहले ही निश्चित कर लिए थे और उनको पुष्ट करने के लिए इतिहास में खोज कर उदाहरण भी दिए, है ना, और उनको उदाहरणों से पुष्ट भी किया। परंतु उनके जो मानव संबंधी विचार थे उसमें उन्होंने देखिए, प्रिंस में उनकी जो 17वीं अध्याय था उसमें लिखा उन्होंने कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहेंगे जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनकी आवश्यकता निकट आती है वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। तो मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जब उसका स्वार्थ होता है ना। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां उसने देखा था कि पोप, राजा सब अपने स्वार्थ में लिप्त थे। उसने डिस्कोर्सेस में भी मानव स्वभाव की भर्त्सना की और कहा कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, एक तो प्रेम और एक भय। इन दोषों के अतिरिक्त जो धन उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है, धनोपार्जन की जो प्रवृत्ति है, वो तीसरी प्रमुख शक्ति है। तो मैकियावेली मनुष्य की लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए लिखता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यार को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है ना। ऐसी प्रवृत्ति थी, मतलब कि जिसने संपत्ति छीनी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको तो वो माफ़ कर रहा है, लेकिन अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से, मतलब अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से माफ़ कर देता है। कि अगर किसी ने किसी के बाप को मार दिया है ना, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये माफ़ी के योग्य है, लेकिन संपत्ति अगर छीन ली है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। आप देखिए
मतलब क्या आचार थे, क्या विचार थे उनके, है ना। हॉब्स के समान मैकियावेली ये मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। वे इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है ना। तो मनुष्य में यह सद्भावना, सामाजिक और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों के समाज के प्रति निष्ठा, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सका। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा उसने केवल प्रसंगवश ही की है, अधिकतर उसे मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया। तो हमने देखा ना कि इस प्रकार उसके ऊपर अपनी युग की जो परिस्थितियाँ थी, अपनी परिस्थितियों का बहुत ही प्रभाव पड़ा, इसीलिए वह अपने युग का शिशु कहलाया।